विद्यार्थियों, कल के अध्याय को ऑडिटिंग एंड इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसी अध्याय के कुछ अन्य महत्वपूर्ण शेष बचे हुए प्रश्न एवं उनके उत्तर जो सामान्यतः पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि इन लघुत्तरात्मक एवं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को रेगुलर इंटरवल पे पढ़ते रहें, जिससे कि आपसे यदि प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में तो उनका उत्तर देना आपके लिए आसान रहता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, वह कौन सा कपट है जो स्वामियों की सहमति से किया जाता है। अब सामान्यतः स्वामियों की सहमति से किस प्रकार के कपट किए जाते हैं, यदि हम अपने मस्तिष्क में सोचें तो स्वामियों की सहमति से हम वास्तव में हिसाब किताब में गड़बड़ी हम संबंधी कपट किया जा सकता है। अर्थात जो मालिक हैं पुस्तकों में हिसाब किताब में हेर फेर कर सकते हैं, खर्चों को बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब झूठे वाउचर, बिल्स इत्यादि ले सकते हैं और उनका भुगतान नकद में कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है हिसाब किताब में गड़बड़ी संबंधी कपट स्वामियों की सहमति से ही किए जाते हैं, जैसे कि लाभों को वास्तविकता से कम दिखाना या उनको अधिक दिखाना। कम दिखाने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थियों, मजदूरों को भुगतान कर सकते हैं फर्जी, खर्चों को बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंडिचर्स को फर्जी बिल इत्यादि वाउचर्स लेकर, और यदि अधिक दिखाना है तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर वृद्धि कर सकते हैं, और जिससे कि उस संबंधित वर्ष का लाभ अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अंकेक्षण कार्य में प्रयोग में आने वाली दो प्राविधियों का उल्लेख करो। अंकेक्षण कार्य में कौन कौन सी प्राविधि प्रयोग में आई जाती है, किन्हीं दो के बारे में पूछा गया है, लेकिन मैंने आपके पुस्तक में दे रखा था 4-5, मैंने आपको सभी दे रखी हैं, आप उनको याद करें, जिससे कि आपको कम से कम 2 या 2 से अधिक पूछा जाए प्रश्न में तो आप लिखने में सक्षम रहें। पहला है भौतिक परीक्षण, फिजिकल जांच करें आप फिर उसकी पुष्टिकरण करें, पुनर्गणना करें। गणना के कार्य में कभी भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। पुनर्गणना का मतलब जो लेखांकन किया गया उसकी गणना करनी चाहिए, जिससे कि यदि कोई त्रुटि है तो उसे पकड़ा जा सके। प्रवाह चार्ट का उपयोग करें कि किस प्रकार से कार्य को किस क्रम में किए जाना है कार्यों को। सहायक रिकॉर्डों की जांच करें कि जो सब्सिडरी डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं उनकी जांच की जानी चाहिए कि वहाँ कोई त्रुटि तो नहीं है, जिससे कि आगे के लेखांकन में कोई गलती हो तो ऐसी स्थिति में वो पकड़ में आ जाएगी। और अंत में वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाना चाहिए कि वित्तीय विवरण जो तैयार किए गए हैं वो पुस्तकों के अनुरूप तैयार किए गए हैं, उनमें संबंधित सभी लेखों, सभी व्यवहारों को दर्ज कर लिया गया। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, चालू अंकेक्षण व सामयिक अंकेक्षण किन्हीं दो बिंदुओं को बताइए। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है चालू अंकेक्षण, और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। चालू अंकेक्षण और सामयिक अंकेक्षण, करंट ऑडिट और पीरियडिक ऑडिट। करंट ऑडिट का मतलब आप विद्यार्थियों पहला तो डेफिनेशन आप लिखें, परिभाषा इसके अंदर नहीं दे रखा है लेकिन मैं आपको बतला रहा हूँ। पहले परिभाषा, चालू अंकेक्षण वर्ष पर्यंत चलता रहता है, जबकि सामयिक अंकेक्षण लेखा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्रारंभ किया जाता है। ठीक है। दूसरा, चालू अंकेक्षण के समय अंकेक्षक वर्ष भर हिसाब किताब की जांच करता है, और सामयिक अंकेक्षण में अंकेक्षक द्वारा हिसाब किताब की संपूर्ण जांच एक ही बार की जाती है, अर्थात वित्तीय समाप्ति के तुरंत पश्चात। तो चालू अंकेक्षण का से जब बड़ी संस्थाओं के अंदर, जहाँ पर बड़ी मात्रा में वित्तीय सौदे होते हैं, ट्रांजैक्शन, उन संस्थाओं के लिए चालू अंकेक्षण लाभदायक रहता है, जबकि सामयिक अंकेक्षण मध्यम वर्गीय संस्थाओं के लिए किया जाता है, जिससे कि तुरंत वर्ष के पश्चात महीने भर के अंदर 20 दिन के अंदर अंकेक्षण कार्य को समाप्त किया जा सके। तो
ये दोनों अंतर हैं चालू अंकेक्षण और सामयिक अंकेक्षण में, और सामान्यतः आप इसको ध्यान से याद करें। और ऐसा मेरा मानना है कि ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक में भी। अगला है विद्यार्थियों, कोई 4 उदाहरण दीजिए जहाँ सामयिक अंकेक्षण उपयोगी होता है। पीरियोडिक ऑडिट अर्थात सामयिक अंकेक्षण किन संस्थाओं के लिए उपयोगी होता है? पीरियोडिक ऑडिट अर्थात जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात ऑडिट अंकेक्षण करवाया जाता है और सामान्यतः विदिन अ मंथ पूरा हो जाता है। किन संस्थाओं के लिए लाभदायक है? पहला है विद्यार्थियों छोटी संस्थाओं के लिए, जहाँ पर वित्तीय व्यवहार बहुत कम होते हैं, ट्रांजैक्शन बहुत कम होते हैं। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात इसके करवाने से आपके वित्तीय लेखे तैयार हो जाते हैं। दूसरा, जहां आंतरिक निरीक्षण प्रणाली संतोषप्रद हो। यदि इंटरनल कंट्रोल मेजर संतोषप्रद है तो ऐसी स्थिति में भी सामयिक अंकेक्षण को अपनाया जा सकता है। अगला है विद्यार्थियों अंतिम खातों की शीघ्रता न हो। जहां अंतिम खाते बनाने की शीघ्रता न हो तो ऐसी स्थिति में भी सामयिक अंकेक्षण को अपनाया जा सकता है। चौथा है जहां विस्तृत व गहन जांच की आवश्यकता न हो। जहां गहन रूप से ऑडिटिंग की और विस्तृत रूप से जांच करने की आवश्यकता नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी पीरियोडिक ऑडिट को अपनाया जा सकता है। जहां अंतरिम खाते नहीं बनाए जाते हों, जहां इंटरिम अकाउंट्स तैयार नहीं किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी सामयिक अंकेक्षण को अपनाया जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थियों, टीमिंग और एंड लीडिंग गबन से क्या तात्पर्य है? लैपिंग और टीमिंग एंड लीडिंग ये अक्सर पूछा जाता है। जब किसी ग्राहक से प्राप्त धनराशि गायब करके दूसरे ग्राहक से प्राप्त राशि को पहले वाले ग्राहक के खाते में जमा कर दिया जाता है, फिर तीसरे ग्राहक से प्राप्त धनराशि दूसरे ग्राहक के खाते में जमा कर देने का कार्यक्रम चलता रहता है, तो ऐसे गमन को लैपिंग या टीमिंग व लीडिंग कहलाता है। अर्थात लैपिंग, टीमिंग एंड लीडिंग ये अक्सर पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो आप ध्यान रखें। पहले ग्राहक की से प्राप्त धनराशि को गायब कर दिया जाता है और दूसरे ग्राहक से प्राप्त राशि को पहले ग्राहक के खाते में जमा किया जाता है और ये क्रम चलता रहता है। अर्थात तीसरे वाले से जो राशि प्राप्त होती है उसे दूसरे में, चौथे वाले से जो प्राप्त होती है तीसरे से, ये क्रम चलता रहता है और ऐसे गमन को हम टीमिंग या लीडिंग कहते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, अशुद्धियों व गबन के संबंध में अंकेक्षक की क्या स्थिति है? यदि अशुद्धियाँ व गबन है तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षक जो ऑडिटर है, जिसके द्वारा अंकेक्षण कार्य किया जाता है, जो अंकेक्षण कार्य के लिए जिम्मेवार होता है, उसकी क्या स्थिति होती है? व्यवसाय में लेखों को सुचारू रूप से रखने का दायित्व प्रबंधकों का होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो दायित्व है लेखों को सुचारू रूप से रखने का, उसका दायित्व प्रबंधकों का होता है। यदि वे अपना कार्य सतर्कता से करें तो अशुद्धियाँ व कपट होने की संभावना ही नहीं होती। कहने का तात्पर्य है लेखांकन का कार्य प्रबंधकों का होता है और यदि वे कार्य को पूर्ण रूप से सतर्कता एवं व्यवस्थित रूप से करें तो ऐसी स्थिति में अशुद्धियों व कपट की संभावना नहीं होती। यदि अंकेक्षक अपने कार्यों में लापरवाही करता है जिसके कारण कपट का पता नहीं लग पाता, तो अंकेक्षक ऐसे कपट के कारण नियोक्ता को होने वाली हानि के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, यदि अंकेक्षक ने अपने कार्यों में कोताही बरती है, लापरवाही बरती है और अपने कार्य उसकी अंकेक्षक के कार्यों की कार्य प्रणाली के आधार पर यदि संस्था को कपट या गबन इत्यादि का पता नहीं लग पाया है, तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षक को ही दोषी ठहराया जाएगा। तो अंकेक्षक को अपने कार्यों में, अपनी कर्तव्यों में किसी प्रकार की कोई कोताही या लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, मैं एक होम असाइनमेंट में, जो कि मैंने कई बार आपको प्रश्न दिया है, निबंधात्मक प्रश्न है जो कि मैं आज आपको दे रहा हूं, और
कई बार मैंने चूँकि इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी विद्यार्थियों को बतलाया है, आपके ई कंटेंट के माध्यम से भी, और शायद हो सकता है मैंने इसका वीडियो भी बना के आपको पूर्व में भेजा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये दे रहा हूँ और इसको लिखकर तैयार करें और विस्तृत रूप से मैं आपको इसके बारे में कल समझाऊंगा। प्रश्न है, यह कहा जाता है कि अंकेक्षण के उद्देश्यों में से 2 उद्देश्य तकनीकी अशुद्धियों एवं सैद्धांतिक अशुद्धियों को ढूंढ निकालना है। इस कथन का उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। और अगला है विद्यार्थियों, इसी के अंदर ही यदि अथवा दे रखा है, अर्थात प्रश्न यही है और उत्तर समान रहेगा। अंकेक्षण के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य अशुद्धियों एवं छल कपटों का पता लगाना व उनको रोकना होता है। इस संबंध में अंकेक्षक की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसके बारे में आपको मैं शॉर्ट रूप में बता देता हूँ विद्यार्थियों कि सबसे पहला काम है हमारे को अंकेक्षण के संबंध में हमको कपट, अशुद्धि, गबन इनके बारे में बतलाना है। उसके पश्चात हमको अशुद्धियों का अर्थ बतलाना है कि कपट और अशुद्धियों का मतलब, कपट का मतलब जानबूझकर, यदि विलफुली कर्मचारी एवं प्रबंधकों की मिलीभगत से कोई कार्य किया जाता है जिससे संस्था को हानि होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कपट। अशुद्धि का मतलब है गलती से, जानबूझकर नहीं किया गया, विलफुली नहीं किया गया। तो इन दोनों की डेफिनेशन के बारे में हमको देना है, फ्रॉड एंड एरर। उसके पश्चात हमें अशुद्धियों के प्रकार के बारे में बतलाना है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बुक कीपिंग में। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ होती है, बोल संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, दोहराव की अशुद्धियाँ होती हैं, हिसाब की अशुद्धियाँ होती हैं, और फिर इन अशुद्धियों को किस प्रकार से ढूंढा जा सकता है, किस प्रकार से इन अशुद्धियों का पता लगाया जा सकता है। इसके पश्चात हमें कपट की पूरी डेफिनेशन देनी है और कपट किस प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि रोकड़ का गबन करना, श्रम का गबन करना, माल का गबन करना, सुविधाओं का गबन करना, संपत्तियों का गबन करना, हिसाब किताब में गड़बड़ी करना। और उसके पश्चात आपको देखना है कि इनको किस प्रकार से अंकेक्षक की स्थिति, अर्थात अंकेक्षक की स्थिति का मतलब कि अंकेक्षक अपना कार्य प्रणाली को किस प्रकार से सुचारू रूप से संपादित करे जिससे कि इन अशुद्धियों एवं कपट को पकड़ा जा सके। ये सभी चीज़ों के बारे में आपको उल्लेख करना है। ये बड़ा प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वयं तैयार करेंगे और जो मैंने ये कंटेंट्स आपको भेजे थे उसके द्वारा स्टार्टिंग के अंदर याद करके तैयार करें, और उम्मीद करता हूँ कि आप लिखेंगे अच्छा, जिससे कि मैं आपको कल इसके बारे में विस्तार पूर्वक प्रश्न को बतलाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।